हेलो फ्रेंड्स, बीबीजी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपीपीएससी में पूछे जाने वाले आयोग के बारे में। एमपीपीएससी में जितने भी आयोग पूछे जाते हैं उनके बारे में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ चुके हैं, है ना। महिला आयोग पढ़ चुके हैं, बाल आयोग पढ़ चुके हैं, है ना। इसी में राज्य भी पढ़ चुके हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग हम इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमारा लेक्चर होगा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, एससी और एसटी। देखिए एक बात जान ले, यहाँ पर एसटी और एससी आयोग जो है दोनों, है ना, एससी और एसटी दोनों आयोग के बारे में सेम जानकारी है। तो हम एक ही बारे में पढ़ेंगे। जहां पर भी मैं बोलूंगा कि अनुसूचित जाति, है ना, वहां पर आप अल्टीमेटली समझिएगा अनुसूचित जनजाति। दोनों के आर्टिकल भी क्या है, सेम है ना। लेकिन वहां पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा आर्टिकल में। सिर्फ एक जगह आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल में हमको सिर्फ लगाना है, जैसे हमने सिंपल आर्टिकल की बात करी, है ना, 338 है ना। 338 का यदि हम वन बोलते, है ना, 338 का वन बोलते मतलब क्या होगा, एससी, है ना। और यदि हम दूसरी तरफ बोलते हैं 338 का ए का फर्स्ट, तो क्या होगा, एसटी, है ना। ये है अनुसूचित जाति और ये है अनुसूचित जनजाति। तो जब वहां पर लिखा रहेगा 338(1), है ना, तो हम क्या लेंगे उसको, एससी। और 338(1)(a) होगा, उसको हम लेंगे एसटी, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, दोनों के प्रावधान सेम है। जैसे आयोग की संरचना, दोनों के आर्टिकल भी सेम दिए हुए हैं, सेम संरचना भी वैसी ही है। जैसी संरचना क्या है एससी की है, वैसी ही एसटी की भी संरचना है। बाकी सब काम वाम बाकी सब सही एक समान है, वहां पर कोई भी अंतर नहीं आ रहा दोनों आयोग में। तो हम यहाँ पर एक आयोग पढ़ेंगे, वहीं पर हमारा दूसरा आयोग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमको एक एडिशनल आयोग और एडिशनल चीज नहीं पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ आप आर्टिकल के सामने जैसा मैंने लिख रखा है स्लाइड में वैसा लिखते चले। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की। ठीक है, अब अनुसूचित जाति और जनजाति क्या है। देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति क्या है, सबसे पहले हम उनको देख ले कि एससी एसटी मतलब जो क्या है, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, है ना, आर्थिक शैक्षणिक तौर पर क्या है, पिछड़े है ना। इस रूप में क्या है, जो लोग पिछड़े हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, अनुसूचित जाति या जनजाति बोले जाते हैं। वो सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, समाज में पीछे हैं, आर्थिक रूप से उनके आर्थिक क्रियाकलाप ही कमजोर है। आर्थिक क्रियाकलाप कमजोर होने के कारण, कमजोर अर्थात वो ऐसे कार्य करते हैं जिसमें क्या हो, आर्थिक लाभ कम से कम होता है, जैसे वन उपज, कृषि, इस आधार पर वो जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो इस आधार पर होता है। तो यदि पैसों की आर्थिक रूप से कमजोर है तो शैक्षणिक रूप से कमजोर होंगे ही से। तो ये एक पिछड़ा तबका है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, हमारे एक समाज की धारा रेखा में लेकर आना चाहते हैं, है ना। समाज की धारा रेखा में लेके आना चाहते हैं, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ ऐसे विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे। उनके लिए क्या करने पड़ेंगे, विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे, जिससे क्या हो, उनका मनोबल बढ़े, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, सामाजिक रूप से लोग जाने, आर्थिक रूप से, है ना, और शैक्षणिक रूप से भी उनको सहायता मिले। इन सभी सहायता के तौर पर, ठीक है। अब ये पिछड़े क्यों है ना, इनके पिछड़े होने का कारण क्या है। यदि हम इसके पीछे कारण देखें तो कारण की बात हम बोलते हैं कि अस्पृश्यता इसके पीछे कारण है। क्योंकि इन्हें क्या, छुआछूत की भावना भारत में पहले से ही थी। गांधी जी ने भी इसका विरोध करा, अन्य दार्शनिकों ने भी इसका विरोध करा। तो अस्पृश्यता के इनको कारण क्या कर दिया गया, इनको समाज से बाहर कर दिया गया। ऐसे लोग माने गए, ऐसे लोग इन्हें माने गए जो जिन्हें समाज में रहने का हक नहीं है, इन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। ये सभी बोली हुई बातें हैं, ये मेरे शब्द नहीं है ना। जैसा कि हम बहुत सारे आर्टिकल पढ़ते हैं उन सभी चीजों में, तो यहाँ पर जितनी भी लिखी हुई और बोली हुई बातें हैं मैंने भी कहीं से अर्जित करी उसको, और वो सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या होती थी पहले थी। तो सबसे पहला प्रमुख कारण है इनका पिछड़े रहने का, अस्पृश्यता। ठीक है, अब दूसरी चीज है परंपरा, है ना। इनकी परंपरा हमसे अलग है ना। ये दूर दराज के क्षेत्रों में रहना चाहते हैं और रहते भी है वहीं पर। इनकी एक और क्षेत्र है कि ये किसी उद्योग में नहीं लगते, ये करते हैं कृषि,
है ना, ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। और कृषि क्षेत्र हमारा क्या है, इसमें ज्यादातर लाभ नहीं होता है ना, अधिकांश रूप से लाभ नहीं होता है। मौसम पर आधारित हमारी कृषि है, इस कारण से क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पिछड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे सुविधाओं का अभाव क्यों है ना, सुविधाओं का अभाव हमने इसलिए बात करा कि ये दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, कृषि क्षेत्र से संबंधित है ना, आर्थिक रूप से कमजोर है। इस आधार पर क्या हो जाएगा, इनके पास सुविधाओं का भी अभाव है, आर्थिक रूप से कमजोर है तो सुविधाओं का अभाव हो गई। दूर दराज के क्षेत्र में है तो भी सुविधाओं का, जैसे सड़कें इन तक नहीं पहुंच पाती है ना, ये अभी तक शहरों की तरफ नहीं आ पाते हैं, है ना। एसटी की इनकी बात करें तो जो ये जंगल वाले क्षेत्र में रहते हैं तो वन उपज पर ही आधारित होते हैं, है ना, और थोड़े से जंगली होते हैं, है ना। कुछ जैसे मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में बात करें तो वो जंगलियों के भी जंगली कहलाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पिछड़ी, आज भी वो आदि मानव वाले जमाने के में रहते हैं, है ना। ऐसी जनजातियों को भी देखा गया है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति, है ना, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति भी इनकी क्या है, अलग है। यदि ये किसी घाटी क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर छोटा सा बसेरा बनाकर रहते हैं, है ना, और उधर सब जगह से क्या है, पेड़ पौधों से घिरे हुए, तो यहाँ पर पहली बात जंगल के कारण कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, पहुंच नहीं होगी यहाँ पर किसी की। और यदि कोई व्यक्ति जाता भी है तो ये उससे उतने मेलजोल में नहीं रहते, है ना, मेलजोल वाले क्षेत्र में नहीं रहते। और क्या होते हैं, ये उन्हें मार देते हैं और बाकी सब चीजें। उनको ये भी डर रहता है कि हमारी संस्कृति या फिर हमारे समाज में ये कोई हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, तो इनका स्वभाव के कारण भी ये थोड़े से इस आधार पर होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरत क्या है, इसके लिए जरूरत क्या है ना, तो इन्हें सबसे पहले बताए क्या प्रावधान किए गए, इनको सबसे पहले बताया जाए कि प्रावधान क्या किए गए। प्रावधान बताने के लिए क्या चाहिए, जागरूकता फैलाई जाए, इन्हें प्रावधान बताए गए जाए कि इनके लिए ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं, है ना, और उसके लिए जागरूक करें कि आपको ऐसा अधिकार प्राप्त है सरकार की तरफ से और आप उनके लिए कार्य करें। ठीक है, तीव्र विकास करें, है ना, तीव्र विकास किया जाएगा तो इनके क्षेत्र तक डेवलपमेंट पहुंचेगा, है ना, तीव्र विकास किया जाए, है ना। अब हमने संशोधन तो कर ही दिया, हमने संशोधन कर दिया है और इन्हें जागरूक बनाने के लिए हम अग्रसर हो चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद तीव्र विकास और इसके साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई जाए, है ना। आर्थिक गतिविधियां यदि हम बढ़ा देंगे, है ना, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को हम ज्यादा बढ़ा देंगे इनके क्षेत्र में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक सड़कें बनाई जाए, सड़कें और पहुंच, तो जो ये औषधियां और ये जितनी कृषि उगा रहे हैं ये कहाँ तक पहुंच जाएगी, सिटीज तक पहुंच जाएगी, शहरों तक पहुंच जाएगी। यदि शहरों तक पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ठीक है, चलो ये तो था उनका इंट्रोडक्शन और कैसे वो बने, कारण क्या थे और किस चीज की हमें जरूरत है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम प्रावधान की तरफ से कि गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या प्रावधान करे हुए और गवर्नमेंट क्या कर रही है ना। तो सबसे पहले हम प्रावधान में देखते हैं, है ना, संविधान। सबसे पहले हम चलते हैं संविधान की ओर कि संविधान इनके लिए क्या प्रावधान करता है। ठीक है, तो संविधान में इनके लिए प्रावधान में सबसे पहले दिया हुआ है ना, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 341 आर्टिकल 341 341 आर्टिकल में क्या बोला जाता है ना, कि यहाँ पर सबसे पहले कौन होगा, हमारा राष्ट्रपति होगा। देखिए राष्ट्रपति क्या करेगा, एक सूची बनाएगा, है ना। राष्ट्रपति क्या करेगा, एक सूची देगा जिसके अंदर क्या होगा, जिसमें उन क्षेत्रों की जनजातियों को शामिल किया जाएगा, है ना, जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है ना, पिछड़े क्षेत्रों की पिछड़ी जनजातियों को इसमें शामिल किया जाएगा जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। और उन्हीं जनजातियों को क्या बोला जाएगा, SC ST बोला जाएगा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा एक सूची जारी की जाएगी, एक सूची, और उसी सूची में किसका प्रावधान होगा, ST SC का प्रावधान होगा, है ना। इसके आगे हम देखें तो 1950 में जो हमारे राष्ट्रपति थे माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक सूची बनाई गई थी, है ना, एक सूची बनाई गई थी। उसी सूची के आधार पर क्या है, हम आज ST SC के बारे में हम जानते हैं कि कौन सी जाति SC में आती है ना, कौन ST में आते हैं और कौन इनसे अलग है, कौन OBC हो गए। और ये क्योंकि जो इनमें शामिल है
वो ST SC हो गए, और जो इनसे बाहर है, जो इनसे बाहर है वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे अन्य हो जाएंगे, जनरल हो जाएंगे, OBC हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, अब यहां से हमने उनको क्या दिया हुआ है, आरक्षण, सॉरी, आरक्षण प्रदान किया हुआ है। ठीक है, अब जो आरक्षण प्रदान किया हुआ है, देखिए आरक्षण मतलब शासन में, है ना, शासन में उचित भागीदारी, है ना, उचित भागीदारी देना, है ना, शासन में क्या मिलेगा, उचित इनको भागीदारी मिलेगी, है ना। उसके अलावा क्या हो जाएगा, है ना, मुख्य धारा से जोड़ना, किससे जोड़ना, मुख्य धारा से इन्हें जोड़ना, मुख्य धारा शासन में भागीदारी मिलेगी और मुख्य धारा से इन्हें जोड़ा जाएगा। इसके लिए हमने क्या कर रखा है, इसके लिए हमने इनको दिया हुआ है आर्टिकल 338 आर्टिकल हमने इसके लिए रखा हुआ है, जिसमें क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बारे में हमने इसमें पूरा प्रावधान किया है। ठीक है, अब यदि हम इसके संविधान में तो उपाय हो गए, उसके बाद हम किस में चलते हैं, विधिक उपाय। विधिक उपाय इनके लिए क्या किए गए, देखिए विधिक उपाय सबसे शुरुआत में किया गया कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता, है ना, अस्पृश्यता अपराध, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम इनके लिए लाया गया। ठीक है, ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, और इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत जो भी प्रावधान थे, है ना, जो अस्पृश्यता को बढ़ाने वाले हैं, अस्पृश्यता को बढ़ाने वाले हैं, उन चीजों को कम करने का प्रावधान किया गया, जिसे लाया गया 1995 में, 1995 में लाया गया। ठीक है, आगे जाकर इसका नाम क्या हो गया, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट में इसको बदल दिया गया। ठीक है, आगे विधिक प्रावधान की बात करें तो इसमें विधिक प्रावधान जो SC ST एक्ट है, SC ST एक्ट जो हमारा बना हुआ है, इसके अंदर विधिक प्रावधान के आधार पर क्या किया गया है, जुर्माना, जुर्माना, दूसरा है सजा, है ना, और यहाँ पर सजा के बाद मृत्युदंड, है ना, मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है। ST SC एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें आपको मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यदि आपने किसी SC ST, है ना, SC ST के व्यक्ति को, है ना, आप SC ST के नहीं है और ST ST के व्यक्ति को ऐसे जुर्म के लिए क्या फंसाया है और झूठी गवाही दी है, झूठी गवाही दी है, जिससे उसको क्या हो जाए, मर्डर के केस में जैसे बोल सकते हैं कि, है ना, जिससे उसको क्या हो जाए, फांसी हो सके या मृत्युदंड की सजा मिल सके, सिर्फ मिल सके, उसका क्रियान्वयन भी ना हो, उसको मृत्युदंड ना मिले, उसके पहले वो बेकसूर ठहरा दिया जाए और क्या हो जाए, पता चल जाए कि आपने झूठी गवाही दी थी, उस आधार पर क्या हो जाएगा, आपको मृत्युदंड की सजा उसके स्थान पर दे दी जाएगी, है ना। तो ये बहुत ही कठिन प्रावधान है ना। इसमें कुछ संशोधन भी हुए थे बीच में, है ना, जिसके बारे में बताया गया हुआ था, लेकिन उन संशोधन को हटा दिया। जैसे झूठी खबरें आने लगी थी, झूठे मामले आने लगे थे SC ST की तरफ से, है ना, SC ST की तरफ से लोगों को फंसाया जाने लगा था, क्योंकि ये संज्ञेय अपराध है। कौन सा अपराध है, संज्ञेय, है ना, संज्ञेय अपराध है, जिसमें क्या माना जाता है कि आपने अपराध किया है, इसमें माना जाता है कि आपने अपराध किया ही है और आपको ये प्रूव करना है कि आपने अपराध नहीं किया है ना। तो आपको सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जैसे यदि किसी ने अपराध करा तो उसको सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये संज्ञेय अपराध माना ही जाता है कि ऐसा हुआ ही है ना। ठीक है, चलो ठीक है, इसके आगे चलते और हम देखते हैं कि अगले प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 उसका भी पैरा नंबर 341 में जो पैरा दिया हुआ है, पैरा नंबर 3 के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज बताई हुई है ना, इसमें एक चीज बताई गई है कि हिंदुओं के बारे में, कि अब हिंदू में अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर किसे शामिल किया गया है ना। इसमें किसको शामिल किया गया है, सिर्फ हिंदुओं को शामिल किया गया है ना। अब इसके अंतर्गत इसके आधार पर, है ना, इसके आधार पर कौन कौन शामिल है ना, कौन कौन शामिल नहीं है ना, कौन कौन शामिल नहीं है। इसमें सबसे पहला देखा जाता है पारसी, पारसियों को इसमें के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। जैन को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।
मुस्लिम को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, और ईसाई को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ये चारों इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके पहले की बात करें, सिख, है ना, ये इससे अलग रखिएगा, सिख और बौद्ध भी इसके अंतर्गत नहीं आते थे, है ना, मतलब ST/SC एक्ट के अंतर्गत नहीं माने गए थे, ST/SC में इनको शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन क्या हुआ, आगे जाकर क्या कर दिया गया, ये भी इसी लिस्ट में थे, ये जो 4 और 2 6, ये पूरे कितने हुआ करते थे, 6। लेकिन क्या किया गया, इसको यहां से, इनको यहां से उठाकर एक प्रावधान बना दिया गया, है ना, इसमें परिवर्तन किया गया, और 1956 में किसको, सिख को इसमें शामिल कर लिया गया 1956 में, और 1990 में बौद्ध को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। मतलब सिख ST/ST होंगे और बौद्ध भी ST/SC के पार्ट होंगे, यदि इनके निचले तबके के लोग हैं, है ना, आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो भी होंगे, और सिख में भी आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें ST/SC में शामिल किया जाएगा। इसमें कौन कौन नहीं होंगे, पारसी, जैन, मुस्लिम और ईसाई शामिल नहीं है ना। पहले 6 को करा था, अब 4 ही बचे हुए हैं जो इसके अंतर्गत ST/SC में शामिल नहीं होते, क्योंकि ये क्या है, ये अल्पसंख्यक है ना, इन्हें हम क्या मानते हैं, अल्पसंख्यक मानते हैं, है ना। अल्पसंख्यक मतलब क्या है, संपूर्ण जनसंख्या जो क्या है, मेजोरिटी में कौन है, हिंदू है, और हिंदू में सबसे कम संख्या में कौन पाए जाते हैं, जैन, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटे छोटे प्रावधानों की बात भी हम थोड़ी सी चीजें सुन ले, है ना, सुनने आधारित है। ठीक है, इसमें जो आदेश पारित किए गए, उन आदेशों के तहत क्या बताया गया, अनुसूचित जाति का हिंदू केवल तब तक ही इसका लाभ उठा सकेगा, ये जो हिंदू है ना, और ये जितने भी इसके अंतर्गत शामिल है ना, वो कब तक इसका लाभ उठा सकेंगे, जब तक वो अन्य धर्मों को नहीं अपना लेते, है ना। जब तक, यदि वो अन्य धर्मों को अपना लेते हैं तो वहीं से वो ST/SC खत्म हो जाएंगे। यदि कोई SC/ST का व्यक्ति है ना, ST/SC का यदि कोई व्यक्ति है और वो अपना लेता है ईसाई धर्म, है ना, ईसाई धर्म वो अपना लेता है, और ईसाई धर्म अपनाने से ही उसका क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, प्रावधान खत्म हो जाएगा, वो ST/SC का सदस्य नहीं रह पाएगा। अब वो किस में चले जाएगा, अल्पसंख्यकों में चले जाएगा, उनके प्रावधान अलग है, अल्पसंख्यकों के हमारे प्रावधान अलग है और ST/SC के प्रावधान अलग है। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, उसे नहीं माना जाएगा ST/SC में। ठीक है, तो उसका इसका पात्रता हटा दी जाएगी। इस मुताबिक हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में अनुसूचित जाति की परिभाषा केवल और केवल धर्म के आधार पर दी गई है ना। ST/SC की जो डेफिनेशन, SC/ST की जो डेफिनेशन हमने दी हुई है, वो किस आधार पर कर रखी है, धर्म के आधार पर, है ना, धार्मिक आधार पर है, क्योंकि हमने इसमें धर्मों को ही शामिल कर रखा है, जैसे सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, हमने किन धर्मों को बाहर कर रखा है, पारसी, जैन, मुस्लिम, ईसाई, इन धर्मों को। इसके अलावा हमारे महाराष्ट्रियन, मराठी इसमें शामिल है, अन्य हिंदू इसमें शामिल है, मालवी इसमें शामिल है, राजस्थानी इसमें शामिल है, असमिया, बोडो, और ये सभी लोग सभी संयुक्त रूप से इसके अंतर्गत शामिल होंगे, है ना। तो ये हमारे प्रावधान थे कौन से वाले, जिसमें किस जाति को अनुच्छेद 341 में दिया हुआ है, और अनुच्छेद 341 में ही ये प्रावधान किया गया है कि कौन व्यक्ति ST/SC के व्यक्ति होंगे। उसका ही पैरा 3 क्या बताता है, ये वाला प्रावधान के बारे में हमें बताता है। अब चलते हैं हम अनुच्छेद 338 की तरफ। 338 में देखते हैं कि क्या है। देखिए, इसके अंतर्गत 338 के अंतर्गत बताया गया है ना, शुरुआत से हम चल रहे हैं। 338 के अंतर्गत क्या किया गया है, एक अधिकारी का प्रावधान किया गया है कि एक अधिकारी होगा जो क्या करेगा, SC/ST के हितों का संरक्षण करेगा। वो व्यक्ति क्या करेगा, ST/ST के हितों के संरक्षण के बारे में बात करेगा, और सभी प्रावधान जो सरकार ने किए उन्हें लागू करेगा, है ना। उन्हें लागू करने के लिए एक अधिकारी के बारे में बात की गई थी, पहले की बात कर रहे हैं हम, पहले ये बात की गई थी। अब ये अधिकारी करेगा क्या, है ना। ये जो अधिकारी बनाया गया है, ये अधिकारी जो बनाया गया है वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को रिपोर्ट, है ना, क्या देगा,
रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को किस आधार पर रिपोर्ट देगा कि किस क्षेत्र में एसटी एससी कितने हैं, किस आधार पर उनकी जनसंख्या है, वो कितने पिछड़े हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किए जाना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उनके सुधार करने के लिए क्या क्या प्रावधानों की आवश्यकता है हमारे इन एक्ट में, या फिर हम जो भी प्रावधान उनके लिए कर रहे हैं उसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद ये होता है कि समय समय पर क्या होने लगते हैं यहाँ पर, जो हमारे संसद होता है, हमारी संसद में बहुत आवाज उठने लगती है किसके लिए, एसटी एससी के कुछ प्रावधान बनाने के लिए, कि एसटी एससी के लिए कुछ किया जाए, है ना। तो क्या होता है, अगस्त 1978 अगस्त 1978 में कैबिनेट के प्रस्ताव से, कैबिनेट जो होती है ना, मंत्री परिषद के प्रस्ताव और आदेश के अनुसार एक गैर संवैधानिक निकाय, कौन सा निकाय, गैर संवैधानिक, है ना। गैर संवैधानिक मतलब जिसका प्रावधान संविधान में नहीं है, एक प्रावधान किया हमने बस, और उस आधार पर हमने क्या बना दिया, एक निकाय बना दिया, है ना। गैर संवैधानिक निकाय के आधार पर क्या बना दिया है, एससी एसटी, है ना, एसटी एससी के लिए एक आयोग बना दिया, है ना। गैर संवैधानिक आधार पर एसटी एससी के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, है ना, जिसका अध्यक्ष बनाया गया, है ना। हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष रहे थे भोला पासवान शास्त्री। कौन थे, भोला पासवान क्या थे, इसके अध्यक्ष चुने गए, भोला पासवान इसके अध्यक्ष चुने गए। ये कौन सा है, गैर संवैधानिक या असंवैधानिक निकाय, जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार अभी नहीं बनाया गया है। इसको हम क्या करेंगे, आगे संवैधानिक आधार पर बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ, इससे संतुष्टि नहीं हुई, इससे संतुष्ट नहीं हुए, और क्या किया गया, 1987 में एक क्या किया गया, एसटी एसटी के लिए एक सांविधिक निकाय बनाया गया, एक एक्ट लेकर आए। यहाँ पर क्या क्या कर दिया गया, एक एक्ट बना दिया गया, और एससी एसटी के लिए अब इसको क्या कर दिया गया, हमने सांविधिक एक एक्ट लाए, और हमने कानून बना दिया, है ना। क्या बना दिया, हमने एक कानून बना दिया, और उस कानूनी आधार पर हमने एक एसटी एससी के लिए प्रावधान करे, है ना। तो इधर हमने क्या बनाया, 1978 में क्या करा, यहाँ पर हमने असंवैधानिक निकाय बना दिया, एक आयोग बना दिया एसटी एससी के लिए, उसमें कुछ प्रावधान कर दिए, है ना। उसके अलावा ये सब कनेक्ट होंगे कैसे, आईपीसी सीआरपीसी और अदर प्रावधानों से संबंधित होंगे। फिर उसके बाद 1987 में हमने क्या कर दिया, एक एक्ट लेकर आए, है ना, एक्ट या फिर हमने एक कानून ही पारित कर दिया जो एसटी एससी से संबंधित होगा, है ना। और सांविधिक निकाय मतलब अब हमने क्या कर दिया, विधि के अनुसार क्या कर दिया, एक कानून यहाँ पर बनाकर सबके सामने रख दिया। लेकिन इससे भी थोड़ी सी संतुष्टि हमारे पास नहीं थी, है ना। इसके आगे के प्रावधान उनको हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए। तो इससे भी संतुष्टि नहीं थी, तो हमने करा 65वां, है ना, 65वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, ठीक है। अधिनियम ये आया 1990 में, ठीक है। 1990 में 1990 में एक प्रावधान लेकर आए, जिसे लागू किया गया 12 मार्च 1992 1992 को, 1990 में आया, है ना, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, जिसे 12 मार्च 1992 को लागू कर दिया गया। और क्या किया गया, 338, है ना, 338वें भाग में संशोधन कर 338वें अनुच्छेद में क्या कर दिया गया, संशोधन किया गया, और उस आधार पर हमारा क्या कर दिया गया, एसटी एससी के लिए संयुक्त आयोग बना दिया गया, एसटी एससी के लिए क्या कर दिया गया, संयुक्त आयोग बना दिया गया, और संविधान संशोधन करके इसको क्या कर दिया गया, सांवैधानिक निकाय, है ना, सांवैधानिक निकाय बना दिया गया, है ना। अब संशोधन करके हमने राष्ट्रपति से मोहर लगवा दी, और अनुच्छेद हमने उसमें डाल दिए, किस अनुच्छेद में, 338, किसमें, 338 में हमने इसको शामिल कर दिया। 338 में आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 338 में इसको शामिल कर दिया गया। इसके गठन की व्यवस्था की गई कि यहाँ पर हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो आयोग बनाया था, इसके बारे में हम देखते हैं
कि ये जो आयोग बना था ये कब बना था और कैसे बना था। ठीक है, रुकिए 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, जो आयोग हमने बनाया है ना, आयोग हमने बनाया वो कब बनाया हमने, 65वां संविधान संशोधन 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना 1990 में हमने बनाया। ठीक है, उसमें हमने किसमें प्रावधान किए गए, 338 है ना, आर्टिकल 338 में हमने उसमें परिवर्तन किया और एक आयोग का गठन किया है ना, एक आयोग का गठन किया और एक ये संवैधानिक निकाय बना। लेकिन अभी ये आयोग कैसा था, संयुक्त। अभी आयोग का प्रावधान था, जो आयोग हमारा संयुक्त रूप से बना है, हमने आयोग को संयुक्त रूप से बनाया। अब देखिए संयुक्त आयोग की कोई संरचना होगी है ना, इन्होंने पहले एक संरचना दी कि उस आयोग की संरचना क्या होगी। देखिए आयोग की संरचना शुरुआत में दी गई थी, एक क्या होगा, अध्यक्ष है ना, एक होगा उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे। अब ये जो कैसा है गठन देख रहे हैं हम, संयुक्त मतलब, संयुक्त मतलब एससी का भी है और एसटी का भी है, एससी और एसटी दोनों का संयुक्त है। ठीक है, इसके अंदर अध्यक्ष चुना गया है ना, क्या एक, और एक क्या चुना गया इसके अंदर, एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्यों को प्रावधान किया गया। मतलब इसके अंदर कुल कितने सदस्य थे, 10 सदस्य की बात कर रहे थे 1990 है ना, 1990 वाले सेक्शन में है ना। यदि हम इसके बारे में बात करें तो अध्यक्ष कौन थे, एस रामधन, एस रामधन क्या थे इसके पहले अध्यक्ष चुने गए है ना, पहले अध्यक्ष इसके एस रामधन चुने गए। ठीक है, लेकिन इस आयोग को आगे जाकर थोड़ा सा समाप्त कर दिया जाएगा है ना, हम इसके आगे क्या करेंगे, नए प्रावधान लेकर आएंगे। ठीक है, अब इसने ये यदि ये आयोग बनाया तो ये आयोग ने किसका स्थान लिया, आयोग ने स्थान लिया एससी एसटी आयोग का। ये जो हमने कानून बनाया उसने किसका किसका स्थान लिया, एसटी एससी आयोग जो हमने इसके पहले बनाया था है ना, इसके पहले जो हमने एससी एसटी आयोग बनाया था, ये वाला एससी एसटी आयोग यहाँ पर हमने बना दिया था। इस आयोग का स्थान किसने ले लिया, हमारे इस वाले सेक्शन ने ले लिया है ना, इसका स्थान किसने ले लिया, ये जो हमने संवैधानिक संशोधन किया, इसके अंदर सदस्यों की संख्या भी आ गई और इसके अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी आ गए, ये सब बन गया। लेकिन क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि इसे हमने आगे जाकर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब इसमें संशोधन किया गया। अब संशोधन जो किया गया वो संशोधन देखिए, संशोधन किया कौन सा किया गया, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, 89वां संविधान संशोधन है ना किया गया। अब ये कब प्रभावी हुआ, ये प्रभावी हुआ 19 फरवरी 2004 को, ये प्रभावी हुआ, मतलब हस्ताक्षर करके इसे लागू कर दिया गया। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, इसमें प्रावधान किए गए थे है ना, तो एक क्या कर दिया गया, एसटी एससी आयोग है ना, यहां पर देख लेते, पहला एक आयोग कर दिया गया एससी और दूसरा एक आयोग कर दिया गया एसटी। दो अलग अलग आयोग बना दिए गए, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया गया। अनुसूचित जाति आयोग को डाल दिया गया 338 में, 338 के अंतर्गत क्या कर दिया गया, अनुसूचित जाति आयोग को डाल दिया गया। और 338 ए में क्या डाल दिया गया, ए बोल दो या क बोल दो, उसमें किसको डाल दिया गया, हमारे एसटी को डाल दिया गया, अनुसूचित जनजातियों को इसके अंतर्गत नामित कर दिया गया, इनको नामित कर दिया गया, क्योंकि अब जो प्रावधान होंगे इसी के अंतर्गत होंगे। अब इसके आगे यदि प्रावधान आगे बढ़ते हैं तो उसमें यदि मैं 1 करके लिखता हूं तो ये किसके लिए होगा, एससी एसटी एससी के लिए होगा, ये किसके लिए प्रावधान है, एससी के लिए। और यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 338 ए का फर्स्ट, तो ये किसके लिए होगा, एसटी के लिए होगा है ना। तो ये याद रखिएगा, आगे हम अनुच्छेद देखने वाले कि कौन सा अनुच्छेद किसके लिए संबंधित है। ठीक है, अब क्या किया गया, इसके लिए कुछ कार्यालय भी बनाए गए है ना, इसके लिए क्या किया गया, कुछ कार्यालयों की स्थापना की गई, कार्यालयों के नाम सुनिए है ना। सबसे पहले हम किसके लिए देखते हैं, एससी के लिए। एससी के लिए कहां कहां पर बनाया गया, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, पुणे है ना, पटना, पुणे, अगरतला है ना,
अगरतला, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, एक बार और सुन ले। अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, है ना, पटना, पुणे, अगरतला, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर किसके लिए बनाए गए? एससी के लिए, है ना, एससी के लिए बनाए गए। और एसटी के लिए कहाँ बनाए गए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। एसटी का कार्यालय क्या कहाँ पर बनाया गया? भोपाल, है ना। ये मुख्य रूप से कुछ ही जगह पर जहां पर एसटी वाली जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, वहां पर ये वाले बनाए गए। अ, भोपाल, भुवनेश्वर, ठीक है, जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, है ना, ये दोनों राजधानी है, ये मध्य प्रदेश की और ये छत्तीसगढ़ की राजधानी। और फिर उसके बाद रांची और शिलोंग, है ना। शिलोंग सभी राजधानी क्षेत्र में ही बनाए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ हिस्सा, है ना, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी। ठीक है, तो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची और शिलोंग, इन सभी जगह पर क्या किए गए? इसके कार्यालय स्थापित कर दिए गए। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे क्या, कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है और किन अनुच्छेदों के आधार पर हम कार्य कर रहे हैं, कौन कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर शामिल है और कौन कौन सा अनुच्छेद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है 338, 338 का 1 मतलब क्या है? ये एससी है और ये एसटी है ना, ये एससी का प्रावधान है और ये एसटी का प्रावधान है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, है ना, पहले ही बता दिया मैंने कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। हम इसमें प्रावधान लिखते हुए चलेंगे कि हमको कौन कौन सी चीजें उसमें दी गई है। चल, सबसे पहले हम बोले 338 1 या फिर ए के 1 में क्या दिया हुआ है? ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है आयोग। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? आयोग। मतलब 338 1 में क्या होगा? एससी का आयोग। 338 ए के 1 में क्या दिया होगा? एसटी का आयोग। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, 338 1 बोलूंगा, उसमें क्या दिया हुआ है? आयोग दिया हुआ है। कौन सा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, दोनों चीजों के नाम लूंगा। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नाम दिया हुआ है और इसमें गठन किया हुआ है, उसके बारे में बताया हुआ है कि एक आयोग होगा, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अब दूसरा देखते हैं, इसके अंदर प्रावधान किया हुआ है क्या? संरचना का। इसके पहले हमने संरचना देखी थी जिसमें क्या थे? कितने सदस्य थे? 10 सदस्यों की हम बात कर रहे थे, लेकिन ये संरचना परिवर्तित हो गई। अब क्या हो गया? इसके अंदर क्या हो गया? अध्यक्ष, एक अध्यक्ष एक ही होगा, एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया और इसके अंतर्गत शामिल कर दिए गए 4 सदस्य। इसके अंतर्गत शामिल किए गए 4 सदस्य। ठीक है, सॉरी, इसके अंतर्गत शामिल किए गए 3 सदस्य, सॉरी 3 सदस्य, इसके अंतर्गत 3 सदस्य शामिल किए गए और टोटल इसकी सदस्य संख्या हो गई 5। पहले थी 10 और अभी वर्तमान में सदस्य संख्या क्या है इसकी? वर्तमान सदस्य संख्या इसकी है 5। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। ये एससी के भी होंगे, एससी में भी सेम होगा और एसटी में भी सेम होगा। ये देखिए एसटी और एससी और एसटी दोनों के लिए प्रावधान समान रूप से होगा। ठीक है, अब इनका यहीं पर क्या दिया हुआ है? इसी में कार्यकाल भी दिया हुआ है, कार्यकाल और सेवा शर्तें। इसी में संरचना, यहीं पर दिया हुआ है कार्यकाल और यहीं पर दिया हुआ है सेवा शर्तें, है ना, कार्यकाल, सेवा शर्तें। ठीक है, सभी कौन डिसाइड करेगा? जैसी ये सभी चीजें दी हुई है, इन सभी चीजों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति इन सभी चीजों का निर्धारण करेगा। किसका? कार्यकाल भी ये राष्ट्रपति बताएगा। ठीक है, तो कार्यकाल के बारे में जानकारी दी है 3 वर्ष, एससी के भी, एसटी के भी और आयोग के सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी का कार्यकाल कितना होगा? 3 साल होगा। 3 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पर दिया हुआ है। कार्यकाल हो गया, संरचना मैंने बता दी। सेवा शर्तें कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। सेवा शर्तें कौन बनाएगी? संसद, क्योंकि राष्ट्रीय आधार पर आयोग बना हुआ है और उसकी सेवा शर्तें संसद द्वारा बनाई जाएगी और जो संसद यहाँ पर लागू करेगी वही यहाँ पर लागू किया जाएगा। ठीक है, संसद द्वारा जो दिए गए कार्य है,
कि ST SC आयोग क्या कार्य करेगा ST आयोग क्या कार्य करेगा, वो यहाँ पर कार्य किया जाएगा और उन प्रावधानों के आधार पर यहाँ पर कार्य करेंगे। ठीक है, 338 का थर्ड है ना, 338 का तीसरा अनुच्छेद, 338 के तीसरे अनुच्छेद में है ना, अब है ना, इस यहाँ पे दी हुई है नियुक्ति, इसके पहले क्या दिया था, कार्यकाल, इसमें क्या दी हुई है, नियुक्ति। तीसरे में क्या दी हुई है, इसके तीसरे भाग में दी हुई है नियुक्ति। अब नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और आपको पता है कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है, मंत्री परिषद, है ना, राष्ट्रपति करेगा मंत्री परिषद के सलाह पर किसकी नियुक्ति, नियुक्ति करेगा, ST SC आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। वो अपने हस्ताक्षर करेगा एक पत्र पर और उस आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, उसके अगले आर्टिकल में बहुत अच्छा प्रावधान दिया गया है इस आयोग के लिए, है ना, 338 में बहुत ही अच्छा प्रावधान है। ठीक है, इसमें प्रावधान ये करता है ना, ये स्व विनियमित होगा, नियमित होगा, मतलब ये क्या करेगा, अपनी प्रक्रियाओं का संचालन खुद से करेगा, अपनी प्रक्रियाओं का संचालन खुद से करेगा। अर्थात यदि यहाँ पर ऐसा होता है कि किसी ST SC व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला आया है, मतलब मामला क्या आया है, मतलब उसने रिपोर्ट तो नहीं करी है लेकिन खुद से संज्ञान लेगा कि वहां पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अपनी क्रियाविधि खुद से चलाएगा, अपने कार्य खुद से करेगा, उसे केंद्र सरकार से पूछना नहीं पड़ेगा कि हम ये कार्रवाई करने वहां जाएं या फिर इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। यदि यह आयोग संवैधानिक आधार पर बना दिया तो ये अपने कार्य करेगा और इसकी रिपोर्ट देगा केंद्र सरकार को। ठीक है, कार्रवाई तो ये करेगा, है ना, और अपनी रिपोर्ट भी पब्लिश करेगा। तो इसकी यदि स्वयं विनियमित करने की शक्ति, है ना, नियम, खुद के नियम बनाने की शक्ति कि कैसे कार्य करना है, उस आधार पर नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, स्वयं आयोग के पास है। ये तो संसद द्वारा कार्य दिए गए हैं कि आपको ST SC के आर्थिक सुधारों के लिए कार्य करने हैं, ST SC के सामाजिक आधारों के आधार पर कार्य करने हैं, ST SC के लिए दूसरे कार्य करने हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने, ये तो कार्य संसद ने दिए। लेकिन यहाँ पर यदि किसी का शोषण हो रहा है तो शोषण के लिए, अधिकारों के लिए कार्य करना इसका कार्य होगा हमेशा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 338(5), है ना, पांचवा भाग क्या बोलता है, पांचवा भाग बोलता है ना, क्या बोला, कार्य और कर्तव्य। क्या बोल रहा है, कार्य और कर्तव्य, कि मतलब इनके कार्य क्या होंगे और कर्तव्य क्या होंगे, है ना। अब जितने भी प्रावधान दिए गए हैं ना, अब क्या दिए हुए इनके लिए प्रावधान, प्रावधान दिए हुए किसने दिए, संसद ने। संसद ने जो प्रावधान, जो नियमावली बनाई गई है उनके लिए क्या करना, जो संविधान में कुछ दिए हुए और कुछ संसद ने भी बनाए, तो संवैधानिक संवैधानिक प्रावधान और विधिक प्रावधान, जो विधि द्वारा बनाकर संसद ने इन्हें अलग से दिए, विधिक प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, है ना, मतलब उनको क्या करना, एक्टिंग में लाना, उन्हें लागू करना, उन्हें सब जगह लागू करना। ऐसा नहीं हो कि कहीं पर कोई प्रावधान दिया लेकिन उसका हनन हो रहा है, उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। ठीक है, कानूनों की समीक्षा करना, है ना, कोई ऐसा कानून जो ST SC के खिलाफ तो नहीं जा रहा है ना, समीक्षा करना और निरीक्षण करना, समीक्षा करना और निरीक्षण करना, कि समीक्षा कानूनों की करना और निरीक्षण करना उन्हीं कानूनों का, उससे किसी व्यक्ति का हानि तो नहीं हो रहा है, किस आधार पर, ST SC एक्ट के आधार पर किसी की कोई हानि तो नहीं हो रही उन एक्ट के आधार पर। ठीक है, जब भी कोई एक्ट पारित होता है तो ये जैसे कोई एक्ट पारित हुआ, जैसे अभी हमने NRC के बारे में देखा, NRC और बाकी सब चीजें, जैसे सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि करंट का सेक्शन है ना, बहुत मुद्दा उठा था, तो करंट का मुद्दा हमारा ये हो गया और किसान वाले कानून हो गए। तो इस आधार पर यदि इसके अंदर कोई प्रावधान दिया है जो ST SC के खिलाफ है या फिर SC SC को इससे प्रभाव पड़ेगा, तो उनकी कानूनों की समीक्षा करना और निरीक्षण करना, है ना, कि उन्हें देखना कि इससे हमारे ST ST पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है ना। और मुख्य कार्य शिकायत, है ना, शिकायतों की जांच करना, है ना, शिकायतों की जांच करना, सिफारिशों को सुनना, है ना, और यहाँ पर जहां पर भी उल्लंघन हुए उसके बारे में पता लगाना, उसकी जांच करना।
ठीक है, और सभी प्रावधान इसके द्वारा किए गए हैं, है ना। और विकास करना किसका? एससी एसटी का। एससी एसटी के विकास के संबंधित जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, क्या वो योजनाएं उन तक पहुंच रही है, उनका क्रियान्वयन सही हो रहा है, ठीक है, उनको आर्थिक लाभ मिल रहा है, उन्हें सामाजिक लाभ मिल रहा है, उन्हें जो योजनाएं है उसका पूर्ण रूप से लाभ मिल रहा है कि नहीं, उसके बारे में जानकारी जितनी भी निकाली जाएगी वो यही आयोग करेगा, ठीक है। और उसके अलावा अन्य अन्य कार्य जो राष्ट्रपति उसको सौंपे, यदि राष्ट्रपति मांग सकता है कि किसी क्षेत्र में, जैसे हम किसकी बात करें, एमपी की बात करें, कि एमपी में एसटी क्षेत्रों के बारे में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और उनका क्रियान्वयन कैसा हुआ, उनका निरीक्षण करके हमें एक रिपोर्ट पब्लिश करे, एक रिपोर्ट दे। तो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अन्य कार्य है तो उसकी रिपोर्ट भी क्या करेगा, ये राष्ट्रपति को प्रदान करेगा। तो जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अन्य कार्य, ठीक है। यहाँ पर एक बात और बहुत अच्छी ध्यान देने लायक है कि अत्याचार उत्पीड़न के मामले में यदि कभी किसी का अत्याचार होता है या उत्पीड़न होता है तो उस मामले में ये स्वतः संज्ञान ले सकता है, भले उसने रिपोर्ट करी हो या ना करी हो। उसे लगता है कि एसटी एससी के व्यक्ति के खिलाफ क्या हुआ है, कोई मामला आया है लेकिन वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये खुद ही संज्ञान ले सकता है। संज्ञान लेना मतलब क्या, खुद से ही उसका इनिशिएटिव लेना, खुद से आगे रहकर कि आपके खिलाफ ऐसी हरकतें हुई है, आपके अधिकारों का हनन हुआ है, तो आप रिपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, फिर भी हम इसके खिलाफ जांच करेंगे, कार्रवाई को शुरू कर सकता है ना। विधान संबंधी मामलों को स्वतः संज्ञान ले सकता है, जो भी विधान है ना, इसके लिए जो उनका उत्पीड़न हुआ है उसके खिलाफ उसके लिए जितने भी प्रावधान है उसके लिए कार्य कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका आयोग के कार्य और कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आयोग के कार्य और कर्तव्य हमारे ये हो गए, ठीक है। अब देखते हैं 338 का 6 क्या बोलता है। 338 का 6 क्या बोलता है, यहाँ पर दोनों ही सेम चीजें बोलते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है ना। यहाँ पर क्या हुआ, आयोग क्या देगा, एक प्रतिवेदन देगा, है ना। आयोग जो प्रतिवेदन देगा किसमें, 6 में, 6 वाले आर्टिकल में, है ना, 338 के 6 में आयोग जो प्रतिवेदन देगा वो किसको देगा, राष्ट्रपति को। ये प्रतिवेदन जो दिया गया वो किसको दिया, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहाँ रखेगा, संसद में रखेगा, है ना। राष्ट्रपति इसको कहाँ रखेगा, संसद में रखेगा, जो प्रावधान यहाँ पर प्रदान किए गए हैं, ठीक है। और सरकार के स्वीकृति अस्वीकृति को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी इसमें देगा कि सरकार ने इन ज्ञापनों को स्वीकृत किया है, नहीं किया है, और इसका ज्ञापन भी इसके साथ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया, ये प्रतिवेदन की दिया किसको, केंद्र सरकार, किसको दिया, केंद्र सरकार को। और यदि एसटी एससी से बात हो सकती है तो वो कहां से हो सकती है, राज्य से। एसटी एससी से जब भी बात होगी तो वो किससे होगी, किसी राज्य संबंधित होगी, ठीक है। तो अपना प्रतिवेदन जो होगा वो प्रतिवेदन किसको देगा, राज्यपाल को। प्रतिवेदन दिया जाएगा राज्यपाल को, और वो कहां रखेगा, विधानसभा में। वो कहां रखेगा, इसको विधानसभा में रखेगा। और यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होगी, है ना। सरकार की स्वीकृति अस्वीकृति को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन भी इसके साथ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 338(6) क्या बोलता है, केंद्र सरकार को दिया गया ज्ञापन, और 338(7) बोलता है कि राज्य सरकार को दिया गया ज्ञापन जो राष्ट्रपति संसद में रखेगा, और 7 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में इसको रखेगा, ठीक है। तो ये 2 प्रतिवेदन थे और दोनों प्रतिवेदनों को ध्यान रखना है कि आयोग का प्रतिवेदन केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, ठीक है। 338 का 8, ठीक है। 338 का 8वां भाग क्या बोलता है, यहाँ पर शक्ति प्रदान करता है इसको। क्या प्रदान करता है, शक्तियां, क्योंकि कार्य करने के लिए उसको कुछ पावर चाहिए, है ना। तो कार्य करने के लिए जो पावर है ना, तो पहला ही प्रावधान जो अभी तक हम देखते आए हैं, सिविल न्यायालय की शक्ति, सिविल न्यायालय की शक्ति इसको प्रदान की गई है। ये सिविल न्यायालय की तरह कार्य करेगा। सिविल न्यायालय, है ना, ऐसे दीवानी न्यायालय, है ना, दीवानी न्यायालय हो गए। तो दीवानी न्यायालय ऐसे न्यायालय होते हैं जो सामान्य रूप से सामाजिक प्रावधानों के आधार पर, ठीक है, किसी जाति संपत्ति के आधार पर, है ना, कुछ मामले उठते हैं, है ना, आपसी विवाद के आधार पर मामले उठते हैं। तो इन सभी मामलों में क्या करता है,
अपने आदेश देता है, संपत्ति के आधार पर, सामाजिक आधार पर, इन सब मामलों में अपने आदेश दे सकता है। यदि सिविल न्यायालय की इसको शक्ति प्राप्त है ना, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, तो क्या हो जाएगा, ये गवाह बुला सकता है, गवाह बुला सकता है, ठीक है, उसकी जांच कर सकता है ना, गवाह बुला सकता है, उसकी जांच करा सकता है, शपथ ले सकता है, शपथ दिलवा सकता है कि आप शपथ लीजिए, है ना, आप शपथ लीजिए, जो कहेंगे सच कहेंगे, ठीक है, तो वो शपथ दिलवा सकता है ना, दस्तावेज मंगवा सकता है ना, क्योंकि न्यायालय के पास ही ये शक्ति होती है कि वो किसी भी कार्यालय से कुछ दस्तावेज मंगवाना चाहे, जैसे किसी के खिलाफ रिपोर्ट की गई है तो रिपोर्ट के दस्तावेज मंगवा सकता है, अन्य दस्तावेज वो यहाँ पर मंगवा सकता है। हलफनामे पर हस्ताक्षर, मतलब जो दिया आपने, जो बयान दिया उसके ऊपर हस्ताक्षर। किसी पब्लिक रिकॉर्ड का मंगवाना, है ना, पब्लिक रिकॉर्ड को मंगवाना कि यदि आपके सामाजिक क्षेत्र में जो रिकॉर्ड्स चलते हैं कि आपने कितना ऋण ले रखा है या फिर दूसरी चीजें, इन सबको मंगवाना, और बाकी आपके बारे में जितने भी प्रमाण पत्र है उनको मंगवाना। ये सभी कार्य कौन कर सकता है, सिविल न्यायालय की शक्तियों के तहत SC ST आयोग कर सकता है। कौन, SC ST आयोग दोनों कर सकते हैं। ये अलग अलग आयोग है, दोनों अलग अलग प्रावधान करते हैं और दोनों कार्य कर सकते हैं, ठीक है। यदि इनसे छेड़छाड़ की जाती है ना, गवाहों से और इन सब चीजों से, तो उसके लिए भी प्रावधान ये कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा आखिरी अंतिम आर्टिकल आता है, अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी बहुत बड़े, अरे, है ना, अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी बड़े नीतिगत फैसले लेते समय केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आयोग से परामर्श लेना, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोग से परामर्श, आयोग से परामर्श लेना, मतलब जब भी SC ST के लिए कोई भी प्रावधान बना रखा है तो सरकार को उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है ना, कि कहाँ पर ग्राउंड लेवल पर क्या सिचुएशन हो रही है, तो उस आधार पर, ग्राउंड लेवल की सिचुएशन के आधार पर क्या हो जाएगा, ST SC आयोग से क्या करेगा, ये क्या लेगा, परामर्श लेगा, परामर्श लेगा। परामर्श का मतलब ही यहाँ पर एक चीज साफ साफ सामने आ जाती है कि परामर्श लेगा मतलब मान्य नहीं है, परामर्श लेगा कि हाँ ऐसा किया जाना चाहिए, हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, परामर्श लेना, लेकिन मानना वहां पर जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आयोग की कुछ उपलब्धियों के बारे में, है ना, उपलब्धियों के बारे में सुनते चलिए कि आयोग की उपलब्धियां क्या है। कानूनी प्रावधानों का कार्यान्वयन और निगरानी, है ना, सबसे पहले कार्यान्वयन और करना और निगरानी रखना, कि कानूनों का उल्लंघन, कार्यान्वयन करना मतलब कानूनों को लागू करना, और निगरानी रखना मतलब वहां पर निगरानी रखना, ठीक है। ऑन दी स्पॉट, ऑन दी स्पॉट क्या करना, पूछताछ करना कि यहाँ पर किसी के कुछ अधिकारों का हनन हुआ है तो फटाफट वहीं पर ही जो लोग मौजूद हैं और बाकी सब चीजें जिन्होंने देखा उनसे संज्ञान लेना और वहां पर कार्रवाई करना और सब चीजें वहां पर पूछताछ करना ऑन दी स्पॉट, है ना। शिक्षा संबंधित, है ना, शिक्षा संबंधित प्रावधान करना, शुरुआत में बता देते कि शिक्षा संबंधित भी पिछड़े हुए, है ना, शैक्षणिक विकास, निगरानी, है ना, और साक्षरता दर को बढ़ाना, यहाँ पर साक्षरता दर को, शिक्षा के अंतर्गत साक्षरता दर को बढ़ाना, इन सब चीज की निगरानी करना कि अच्छी शिक्षा, है ना, सब कुछ उन्हें मिले, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में मजबूत करना, है ना, आर्थिक क्षेत्र में उनको मजबूत करना क्योंकि उनको उन तक पहुंच नहीं है, सबसे पहली बात है, उन तक पहुंच नहीं है, उन तक पहुंच को बनाना, उनकी मार्केट तक पहुंच नहीं है, उनकी पहुंच मार्केट तक बनाना, इस आधार पर ही क्या होगा, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो पाएंगे। अनुसूचित जाति का सामाजिक विकास हुआ है या नहीं, है ना, कौन सा विकास, सामाजिक विकास को भी ध्यान देना कि समाज में वो किस नजरिए से अब देखे जा रहे हैं। पहले तो ठीक था लेकिन अब वो किस नजरिए से देखे जा रहे हैं, किस आधार पर, उनसे भेदभाव तो नहीं किया जा रहा, नौकरियों में कहीं पर वो जॉब करने जाते तो वहां भेदभाव तो नहीं हो रहा है, दूसरी सब चीजें, इनका भी प्रावधान उसमें देखा जाए। उसके बाद शिकायतें, है ना, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण 4 ही पॉइंट है नीचे वाले, देखिए देखिए, शिक्षा, है ना, फिर आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार और शिकायतें, ठीक है। यदि ये सब चीजें लागू नहीं हो रही है तो ये सब चीजें लागू नहीं हो रही तो शिकायत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो शिकायतें होगी तो शिकायतों का क्रियान्वयन करना, तो देखिए यहाँ पर फिर से आ गया, फिर हम घूम कर वापस यहीं आ गए, शिकायतों का
निगरानी करेगा तभी, और उनका कार्यान्वयन करवाना। ठीक है, तो महत्वपूर्ण हमारी क्या है, शिकायतें। तो शिकायतों का प्रावधान करना वहां पर कि कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है तो उसके बारे में रिपोर्ट सुलझ कर आई है कि नहीं, वहां पर कार्य हुआ है कि नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसकी कमियों के बारे में देख लें, कमियां और सुझाव देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कमियां सबसे क्या है, सबसे शिकायतें जो लंबित पड़ी है, लंबित शिकायतें जो पड़ी हुई है, जो शिकायतें बहुत पहले हुई थी, साल साल 2-2 साल होते हैं, 1-2-3 साल हो जाते हैं, हर साल शिकायतें बढ़ती ही जाती है, क्योंकि शिकायतें बहुत सारी है ना। तो जब तक किसी का नंबर आता है तब तक तो उनमें सुलह हो चुकी होती है, ऐसा बहुत सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, अत्याचार, क्या ना, कमियां क्या है, अत्याचार अभी भी हो रहा है, अत्याचार जो हो रहे हैं इनके ऊपर वो अभी भी हो रहे हैं, बनाए जाने के बाद भी, है ना, बनाए जाने के बाद भी इनके ऊपर अत्याचार अभी भी वर्तमान में भी जारी है ना। तो ये भी तो एक कमी के अंतर्गत आ गया ना हमारा, है ना, कि ये भी हमारी एक कमी है कि आयोग बनाने के बाद भी अत्याचार इनके ऊपर हो रहे हैं। वर्तमान घटनाओं पर आयोग की चुप्पी, जैसे वर्तमान जो घटनाएं होती है, जो घटनाएं होती है, आयोग उसके ऊपर साइलेंट रहता है, वहां पर कुछ नहीं बोलता। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में कुछ जगह है ना, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, एमपी का कुछ क्षेत्र है ना, नर्मदा वैली, है ना, नर्मदा वाली वैली। तो उस क्षेत्रों में क्या ये इनकी पहुंच ही नहीं, यदि पहुंच नहीं है तो उस आधार पर ये किसी कैसे ये जवाबदेहिता रखेंगे, है ना, जवाबदेहिता कैसे रखेंगे कि वहां पर कार्य कैसे हो रहा है। तो कुछ घटनाओं पर आयोग चुप ही रहता है, वहां पर चुप ही रहता है, और वहां पर कुछ भी नहीं। यदि आयोग चुप रहता है, क्यों चुप रह रहा है, क्योंकि उनकी पहुंच ही नहीं है। सबसे बड़ा एक और मुद्दा, उनकी पहुंच ही नहीं है उस आधार पर कि वो वहां तक पहुंच के किसी भी मामले का क्या कर सके, मामले को हटा सके, उनको और कुछ प्रावधान कर सके। ठीक है, यहाँ पर दंड दंड देने की शक्ति ही नहीं है, दंड ये नहीं देगा, ये क्या कर देगा, रिपोर्ट दे देगा। ये क्या देता है, रिपोर्ट, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, राज्य सरकार उसको माने या ना माने। यही तो प्रावधान सबसे हमारे इसमें बुरे हैं कि यहाँ दंड देने की शक्ति यहाँ पर नहीं है। लेकिन यदि दंड देने की शक्ति भी यहाँ पर मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, चीजों को अच्छे से ही सोचा गया है कि दंड देने की शक्ति हो जाएगी तो यहाँ पर केस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, कि यहाँ पर किसी को दंड दे दिया तो हाई कोर्ट में लगाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में लगाएगा, फिर उसके बाद आगे है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो मतलब केसों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। सिर्फ सीधे यहाँ पर प्रावधान दे देते हैं, यहाँ पर सुलह हो जाती है, मुआवजा मिल जाता है, या फिर और दूसरी चीजें और प्रावधान दूसरे हो जाते हैं। ठीक है, या फिर उन्हें दंडित कर दिया जाता है किसी जैसे कुछ जेल हो गई उनको, है ना, उस आधार पर दंडित केंद्र सरकार या राज्य सरकार कर देता है। ठीक है, जांच तंत्र ही नहीं है। इसके पहले हमने मानव अधिकार आयोग इनसे के अंदर जांच तंत्र देखा था, और इसके अंतर्गत जांच तंत्र का अभाव है, जांच तंत्र इनको अच्छे से नहीं दिया गया। तो ये सब इसकी कमियां थी। तो यहाँ पर जो कमियां है वही सुधार है, लंबित मामलों को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। ठीक है, अत्याचार, जहां पर अत्याचार हो रहा है उसका निवारण जल्दी से जल्दी किया जाए, और उस क्षेत्र से अत्याचार होने वाली गतिविधियों को कम किया जाए जिसके कारण अत्याचार हो रहा है, उनको पता करना। ठीक है, घटनाओं का संज्ञान लेना, आयोग को खुद से संज्ञान लेना। ठीक है ना, हर क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाना, है ना, दंड का अधिकार, केंद्र सरकार को बोलना कि इन्हें जल्दी से जल्दी दंडित किया जाए, और ऐसे कड़े अपराध से दंडित किया जाए जिस आधार पर कोई और इस ऐसा अपराध ना करे। ठीक है, जांच तंत्र को जितना भी उनके पास सुविधा है, जितनी भी व्यवस्था है, उस आधार पर जांच तीव्र करें और जल्दी से जल्दी मामले का संज्ञान ले, है ना। अपराधों के लिए जांच तंत्र, दंड देने की शक्ति दी जाए इनको, है ना, दंड देने की शक्ति इनको भी दी जाए, लंबी शिकायतों को शीघ्र निपटाया जाए, लोगों के जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। तो जो कमियां हैं वही सुझाव इसके भी है ना। यदि हम देखो, सबसे पहले एससी की बता देता हूँ, एससी के, है ना, सबसे पहले एससी के बारे में देखते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। तो सूरजभान सिंह पहले अध्यक्ष थे, है ना, पहले अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और पहले उपाध्यक्ष की बात करें, पहले उपाध्यक्ष के फकीर भाई बघेला, फकीर भाई बघेला बघेला पहले क्या है, उपाध्यक्ष, है ना, पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब अपन किसकी तरफ चलते हैं, एसटी की तरफ चलते हैं। तो एसटी में हम यहाँ पर अध्यक्ष देख लें, बहुत
तो पहले अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह क्या थे? अध्यक्ष थे फर्स्ट। कि हमने फर्स्ट की बात करी, ठीक है। अब अपन क्या देख लेते? वर्तमान। वर्तमान देख लेते। वर्तमान यहाँ पर अध्यक्ष हमारे महत्वपूर्ण है, ठीक है। वर्तमान में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय संपाल। विजय संपाल बनाया गया है एससी के लिए। विजय संपाल बनाया गया है किसके लिए? एससी के लिए, है ना। और एसटी के, ये यहाँ पर लिख देते हैं एससी और एसटी। एसटी के लिए बनाए गए हैं हर्ष चौहान। दूसरे कौन बनाए गए हैं? हर्ष चौहान एसटी के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे एसटी आयोग है वैसे एससी आयोग है। एससी एसटी आयोग दोनों सेम है। जहां पर हमने आयोग की बात करी, उनकी शक्तियों की बात करी, तो सभी एक रूप से समान है। वर्तमान संरचना की बात कर ले तो वर्तमान संरचना की यदि बात करें तो देखिए, वर्तमान संरचना में सबसे पहले क्या है? अध्यक्ष, है ना। एक उपाध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष और सदस्य, ठीक है। अध्यक्ष कितने हैं? अध्यक्ष वर्तमान संरचना में एक है। उपाध्यक्ष भी कितने कितने हैं यहाँ पर? एक उपाध्यक्ष है। और सदस्य कितने हैं? 3 सदस्य का प्रावधान है। टोटल कितने हो गए? यहाँ पर 5 सदस्य हो गए। टोटल संरचना के आधार पर बात करें तो कितने हैं? 5 सदस्य है, ठीक है। चलो, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आगे हम देखने वाले हैं और भी प्रावधान, जैसे चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के बारे में हम देखेंगे। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ। थैंक यू सो मच।